हजारों किसानों की खुशहाली आती है तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूँगा। हालांकि ऐसे मंचों पे जहाँ एकेडमिक लोग आके सुन रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आके सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे मेरा जो करैक्टर है वो सबके सामने मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बेरमो कठारा की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति का अटेंडेंस रोक दिया जाता है, पंच ब्लॉक कर दिया जाता है, जो नौकरी का प्रावधान होता है कोलियरी में। वो व्यक्ति हमारे पास आता है, आके हमें सुनाता है कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मेरा कसूर इतना है कि झारखंडी है और हमें मतलब मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया गया है, मेरे अटेंडेंस को रोक दिया गया है, तो कुछ उपाय किया जाए। तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं, तो हमने परिचय दिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से रोजगार चलता है, तो इनको पुनः रख लिया जाए। तो उधर से आवाज़ आई कि आप कौन बोल रहे हैं? तो हमने कहा कि हम जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं, वर्तमान में गिरिडीह लोकसभा लड़े हैं। तो बोला नहीं, आपसे हम परिचित नहीं है। तो हमें लगा कि शायद वो विधायक या सांसद की पैरवी सुनना चाहते हैं। तो मैंने इतना कहा था कि 2 महीने के बाद चुनाव है, हम बेरमो भी लड़ेंगे, गोमिया भी लड़ेंगे, डुमरी भी लड़ेंगे। अगर वहां से कोई भी सीट जीत के आ जाते हैं तो आपको दामोदर नदी में ले जाकर डाल देंगे। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, वो व्यक्ति का भी नाम बता देंगे, ऐसा नहीं हम झूठ बोल रहे। 10 सेकंड में उनका आवाज बदला कि जयराम बाबू बोलिए क्या बात है। अगर मेरे इस व्यवहार से उसका नौकरी बच जाता है तो मुझे अपने इस व्यवहार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। 24 साल आपने चला लिया श्रीमान करके, 24 साल आपने चला लिया नियम कानून की बात करके। हमें लगता है कि एक एग्रेसिव गवर्नमेंट आनी चाहिए और मेरा यही एग्रेशन मैंने मुझ में रहेगा। क्योंकि मैं ना संजय मेहता जी के तर्ज पे मैं बरी से आता हूँ, ना मैं चौपारण से आता हूँ, ना मैं गढ़वा से आता हूँ, मैं धनबाद से आता हूँ। मैं एक घटना सुनाता हूँ सुरेश महतो की, और विधायक मैडम बैठी हैं, हालांकि उस समय वो बहुत किस्सा पुराना है। वो झरिया विधानसभा की घटना है, वो भोरा क्षेत्र की घटना है। एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुरेश महतो, मैं उस कौम का बेटा हूं। उनको मारा गया था, उनकी सांसें थी, उनके दोनों पांव को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों हाथ को काटा गया था। उनकी सांसें चल रही थी, उनके दोनों आंख को निकाला गया था। इसीलिए मैं मीठी बात करने नहीं जानता। मुझे लगता है एग्रेशन से राज्य को बदलूंगा। मैं उस कौम से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हमने सिर्फ कत्लेआम देखा है। झारखंड हमने बनाया है भैया। निर्मल महतो के सीने में गोली लगी थी, तब झारखंड का चर्चा दिल्ली में हुआ था। तब राजीव गांधी को पता चला था कि हाँ, झारखंड की डिमांड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बार ये श्रीमान, ये नियम कानून, एक बार एग्रेशन की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी यूथ डिसाइड करे। मेरा जो व्यवहार है, फॉलो अप के मंच में भी मेरा यही व्यवहार है। पसंद लगे वोट कीजिएगा, ना लगे इग्नोर कीजिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आप जयराम जी बोल रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं, सुनने में नहीं। आप तब झारखंड राज्य को नहीं समझते हैं सन्नी जी। मैं बोल रहा हूँ एग्रेशन। नहीं, आप नहीं समझते हैं झारखंड राज्य को। मैं एग्रेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता, यही रियलिटी है। एग्रेशन मतलब क्या जानते हैं आप झारखंड राज्य को महोदय? एग्रेशन मतलब आप क्या जानते हैं झारखंड राज्य को? हम उस राज्य से आते हैं जहां एक संसद ने सीने में 12 गोली खाई थी। हम उस झारखंड से आते हैं जहां एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनील महतो ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गोली खाई थी सांसद ने। क्या सुनने में अच्छा लगता है? तब आप झारखंड को नहीं जानते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन मतलब यही है, कठोर डिसीजन, त्वरित कार्रवाई। आज कार्रवाई किस पे होती है? एक ठेला पे काम करने वाला है, तुरंत कार्रवाई होगी। एक मजदूर है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। आपकी कार्रवाई उस समय काहे नहीं होती है? जब बड़े बड़े लोग आपकी गिरफ्त में आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंसती हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? हम लोग आते हैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, जो गलत रहेगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरा सवाल वही था कि एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन का मतलब है कठोर डिसीजन। एग्रेशन मतलब एग्रेशन का मतलब है कोई दबाव नहीं। एग्रेशन का मतलब है कॉर्पोरेट से कोई भय नहीं। एग्रेशन का मतलब है अमीरों के चंदे से पलना नहीं। एग्रेशन का मतलब होता है निडर होकर, निष्पक्ष होकर झारखंड के मुद्दों पे बात करना, झारखंड के मुद्दों के समाधान करने के लिए प्रयास करना। एग्रेशन का मतलब, मेरा सवाल बार बार वही है कि क्या गाड़ी पर चढ़कर भाषण देना या फिर योगी की तरह बुलडोजर चलाना? देखिए, भाषण देना हमारा सिद्धांत नहीं रहा है। एक सवाल, आज राजभवन में लोग धरने पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पे लोग धरने बैठे हैं, आज सीजीएल के जेएसएससी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं। आंदोलन रोज होता है, लेकिन जयराम महतो एक 50 लड़कों के आंदोलन से आज सीएम का फेस बन के कैसे सामने आया? इस सवाल का उत्तर कोई दे। आंदोलन इस राज्य में रोज होता है, जयराम महतो है क्यों? क्योंकि मैंने उन मुद्दों को टच किया, मैंने उस मुद्दों पे बात किया जो झारखंड की जरूरत थी, जिसपे झारखंड बात करना चाहता था। साफ शब्दों में झारखंड चाहता था कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधी जाए, पर बांधेगा कौन? तो कुणाल जी, सवाल यही है कि क्या एग्रेशन ही अब सॉल्यूशन का रास्ता है कि जो युवाओं को की एक परीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हो पाती, उसको सब कुछ ठीक करने से?
देखिए, जहां तक आप अग्रेशन की बात करते हैं, वो एग्रेशन में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सिर्फ नकारात्मकता के साथ अगर हम लोग अग्रेशन पे जाएंगे तो वो डायरेक्शन आपका सही नहीं रहता जिस मुद्दे को लेकर आप बात करना चाहते हैं। तो मेरा अग्रेशन का मतलब वो है। अब आप जो मुख्य मुद्दा है, जिस रोजगार की बात हम लोग तब से कर रहे हैं, रोजगार आखिर किन मापदंडों पर निर्भर करता है? सिर्फ सरकारी नौकरियों के आधार पर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अगर ये कहते हैं कि ये परीक्षा करने नहीं दे रहे हैं, हाईकोर्ट में चले जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं, या सरकारी नौकरियों में हमें जिस तरह से काम करना चाहिए लोग काम नहीं करने दे रहे, वो फिर भी सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के, जो युवाओं का पॉपुलेशन है लगभग 60% से ज्यादा है, इन सारे लोगों को सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है? यह असंभव है। तो हमें सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि नौकरियों का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। लेकिन झारखंड में 24 वर्षों में अगर आप शिक्षा के स्तर को देखें, आज राइट टू एजुकेशन झारखंड में राइट टू मिड डे मील बन गया है। हम बच्चों को कहते हैं आपको अंडा मिलेगा, मछली मिलेगा, तब आप स्कूल में आइए। तो हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, स्कूल कहां चला रहे हैं? जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की रेटिंग आप देख लीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय रेटिंग निकलती है, कितने विश्वविद्यालय झारखंड के उन रेटिंग्स में आते हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैंने एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ाई की है, उस एनआईटी जमशेदपुर के अलावा कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आज झारखंड में? नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप मुझे बता दीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस कितने थे आज से 40 साल 60 साल से? अगर 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, अभी और 3 खुल गए, क्या वो काफी है? आज कितनी बड़ी तादाद में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर से सैकड़ों युवा साथी बैंगलोर, भुवनेश्वर के कॉलेजेस में जाते हैं। क्या ये किसी भी पार्टी की सरकार रही हो 24 साल में, ये जिम्मेदारी नहीं थी कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर लाते झारखंड में? उस पर किसी का फोकस नहीं है। हम फ्रीबीज दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक महीने में 1,000 दे, 2,000 दे, 5,000 दे, सरकार की नियत है, सरकार का निर्णय है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? अगर हम रोजगार दे पाते तो शायद हमें मैया योजना या जो नई योजना की बात हो रही है, गोगो दीदी योजना, ऐसी योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हम स्वावलंबी बन पाते तो हमें 1,000 रुपए के लिए लाइन में नहीं लगना होता। तो हम रोजगार की बात, जो मुख्य मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उस पर क्या पॉलिसी है? कौन से नए उद्योग झारखंड में लगे हैं? आपको मैं बताऊं, मैं जमशेदपुर से आता हूं। आज टाटा स्टील लगभग तय कर चुकी है कि उड़ीसा से ऑपरेट करेगी। आने वाले 1 वर्ष में अगर आप देखें, टाटा स्टील का टॉप मैनेजमेंट कलिंगानगर से ऑपरेट कर रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंशन प्लान है जमशेदपुर में, वो एक्सपेंशन प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया है। पूरा एक्सपेंशन प्लान कलिंगानगर में हो रहा है। इसी राज्य में लीक की बातें क्यों आती है? अविश्वसनीयता का जो माहौल है झारखंड में ही क्यों है? क्यों यहां के युवाओं को लगता है कि कुछ हो नहीं हो, लीक होना ही है? कि पहले से कोई लीक के फेवर में बात करता है, कोई लीक के अगेंस्ट में बात करता है। तो ये नैरेटिव आखिर सेट क्यों हो रहा है? विश्वसनीयता की कमी हमारे सिस्टम में। 24 सालों में हमने युवाओं के अंदर वो विश्वास हम उत्पन्न नहीं कर पाए कि वो हमारे सिस्टम को ट्रस्ट करें। चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें, क्यों ट्रांसपेरेंसी के साथ वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ यही है जहां राज्य सेवा आयोग की परीक्षाएं हो रही है? उड़ीसा में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? बंगाल में क्यों नहीं डाउट हो रहा है? किसी राजनीतिक दल की सरकार हो, विश्वसनीयता सबसे की है। और रोजगार भी तभी आएगा जब आपके पास स्पष्ट स्थानीयता नीति होगी, नियोजन नीति होगी, तभी सरकारी नौकरियों की बात आप कर पाएंगे कि किसको मिलना चाहिए। प्राइवेट नौकरी तभी आएंगी जब आपके पास उद्योगों की पॉलिसी हो, सही उद्योग लगे और स्थानीय लोगों को उसमें कंपलसरी रिजर्वेशन देने की बात है कि अगर झारखंड का कोई व्यक्ति उतना क्वालिफाइड है, उसके पास जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसको प्रायोरिटी के आधार पर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो, उसमें उसको नौकरी देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी सरकार के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा और यहां एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। मैं अगर हांगकांग में जाकर एजुकेशन लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा रांची में आकर नौकरी करूं। ये किसी की भी बेसिक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए रोजगार के लिए जो सबसे आवश्यक मापदंड है शिक्षा और उद्योग, उसको एक सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में पॉलिसी बनाकर सबको साथ लेते हुए, एवरीबॉडी शुड बी ऑन द सेम पेज, अगर आप नीति बना पाइएगा तभी झारखंड आगे जा पाएगा। अन्यथा हर चीज में इसी तरह की बाधाएं आती रहेंगी। बिल्कुल गंभीर बात बोल रहे हैं। कुणाल जी थोड़ा साफ कर दीजिए, आप हैं किधर? बीजेपी में हैं, जेएमएम में हैं? मैं युवाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की महिलाओं के साथ हूं, मैं झारखंड की जनता की जो भी आवाज है उस आवाज के साथ। चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अगर मेरे युवा चाहेंगे, मेरे वहां की जनता चाहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। संजय मेहता जी, मेरा सवाल होगा, जयराम जी कह रहे हैं कि एग्रेशन से होगा, मीठी मीठी बातें करने मुझे नहीं आता, मैं संजय मेहता जी जैसा बरही से नहीं हूं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। जब आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, जब लोकतंत्र पर आप आस्था रखते हैं, तो लोकतंत्र चलता है पॉलिसी से
और जब इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं, पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और हम लोग पहले प्रश्न पर आए थे कि प्रश्न पत्र लीक होता है, एक सिंडिकेट है, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? आपने ये प्रश्न किया था। मैं ये समझता हूं कि अगर नौकरशाही के स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी, एक आयोग को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, और वहाँ से अगर प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, अगर गोपनीयता भंग हो रही है, अगर कोई एजेंसी का नाम सामने आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे सिस्टम का एक कलेक्टिव फेलियर है, और इस फेलियर पर इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इसका कौन उत्तरदायी है इसके लिए तय होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब पिछली बार परीक्षा रद्द हुआ था, उस प्रोटेस्ट में मैं था वहाँ पर, उसमें FIR दर्ज किया गया और उस पर एक SIT गठित की गई। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो अभी तक जांच कर रही है, और उसमें अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाया कि वो सिंडिकेट कौन था, जबकि आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को हम रद्द करते हैं। आप समझिए पूरे इस प्रभाव को, शासन और प्रशासन के प्रभाव को समझिए कि खुद वो स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक हुआ, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं और फिर से कंडक्ट कराएंगे। कल हम लोग फिर वहां पर थे JSSC के पास, फिर से FIR लॉन्च हुआ है और फिर से आयोग ये कह रहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, आपने जो एविडेंस दिया है उस पर हम जांच कर रहे हैं। मैं अभ्यर्थियों की तरफ से, जो 8 लाख अभ्यर्थी JSSC CGL में पार्टिसिपेट किए हैं, उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ये कहती है कि आप मुझे एविडेंस दीजिए, सरकार ये कहती है कि आप मुझे सबूत ला करके दीजिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका ACB क्या कर रहा है, आपकी SIT क्या कर रहा है, आपके IPS क्या कर रहे हैं, आपका पूरा सरकारी तंत्र क्या कर रहा है। हम शिकायत करेंगे, लेकिन उस शिकायत पर जांच करने की जिम्मेवारी आपको है, और आप ये कहते हैं कि अभ्यर्थी से कि आप ही सबूत लाओ, आप ही हमें पेन ड्राइव में दो, आप ही CD में दो, आप हमें मूल स्रोत बताओ कि ये कहां से लीक हुआ। तो ये एक तरीके से पल्ला झाड़ना है अपने जिम्मेवारियों से, और मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सरकार का कंप्लीट इसे फेलियर मानता हूं। बातों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। जयराम जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, आप क्या मानते हैं, चूंकि बहुत बारीकी से आप चीज़ों का अध्ययन करते हैं, भाषण देते वक्त किताब पढ़कर भी बोलते हैं, आपने अध्ययन कर पाया, क्या सचमुच में ये CGL का पेपर लीक हुआ लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि छात्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो एविडेंस, साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो CGL का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने SIT का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना, उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं। ये तो आपको तय करना होगा, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर FIR हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है, वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, SIT का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है? यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं। तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं, तो पिछली बार जो आपने SIT का गठन किया था, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। CGL JSSC के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सूर्या जी से यही सवाल रहेगा। आप सत्ता के में भी रहे, पिताजी रहे, बहुत करीब रहे, क्या आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान है ऐसा कि हम लोग अगर आएंगे सत्ता में, युवाओं को अगर मौका मिलेगा, तो ऐसा करेंगे कि कुछ हो ही नहीं पाए? देखिए, अभी बातें हो रही थी अग्रेशन की, हाँ, तो हम तो आते ही हैं पलामू से। हाँ। और अग्रेशन को हम लोगों ने प्रोग्रेशन में बदला है, और इसलिए ये जरूरी थी, वक्त की मांग थी। क्योंकि मेरा ही परिवार था, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, अपना एग्जाम्पल, जैसे सारे लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं जयराम जी ने भी निर्मल महतो जी का एग्जाम्पल दिया।
2005-6 की बात है, 300 नक्सल के लोग AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लेके रात को हमारे घर को उड़ाने आ गए थे। और किस लिए आए थे? क्योंकि उस समय सरकार भी नक्सल से लड़ाई नहीं लड़ता था, लेकिन हम लोगों ने आवाज उठाया ओनली फॉर, मतलब जेन्युइन चीज के लिए, कि हमने बोला गांव में जाके बस किसी को मारा मत करिए, आप जाइए और मारिए मत। और उस समय नक्सल से बात भी करना, यह भी करना बहुत बड़ी बात थी, सरकार आपको पता है। लेकिन देखिए, मैं अग्रेशन को प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल कैसे बता रहा हूं। वो 300 की टुकड़ी थी, रात का 1:30 बजे का वक्त था, और उनके कमांडर थे श्रीलंका से, आंध्रा से जो आते हैं। वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, फोन पे बात हुई कि आपको वो बोला कि मैं आया हूं घर उड़ाने, मैं घर उड़ाऊंगा ही। मैंने बोला घर उड़ा दो, लेकिन जो लोग बाहर है, अंदर है, उनको बाहर निकाल दो। वो समझा। उस समय मैंने एक अग्रेशन में बात की, यहां मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा क्योंकि मुझे जीवन बचानी थी लोगों की। उसके बाद मुझे भी ट्रूस करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे यूथ में एनर्जी है, उसको अगर हम कोई डिस्ट्रक्टिव चीज में टोटली लगा देंगे तो कंस्ट्रक्टिव चीज झारखंड में कभी नहीं हो पाएगा। और मैं हर किसी के ओपिनियंस का सम्मान करता हूं, लेकिन आज जो सबसे नीड ऑफ द आवर है कि यूथ का जो फेथ है, चाहे जितने भी आप एग्जाम पेपर्स की बात कर रहे हैं, आप बहाली की बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी ऑप्शंस हैं, जब तक यूथ का फेथ वापस रिस्टोर नहीं होगा, तब तक पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। और मैंने पहले भी बोला है कि हमारे यूथ का करियर कोई चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं है या किसी पॉलिटिकल का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो सच में करेगा उसको बोलने की जरूरत नहीं, और यूथ उसको सराखों पर रखेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस सेशन को थोड़ा ओपन करते हैं और जो दर्शक हैं वो भी सवाल ले सकते हैं। उससे पहले एक चीज बता दें कि जयराम महतो जी की जैसे ही एंट्री हुई, उन्होंने हाथ दिखाया और कहा कि जीवन में पहली बार घड़ी पहने इसीलिए कि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। मैं अभी देख रहा हूँ सारे गेस्ट के हाथ में घड़ी है और उन्होंने समय निकाला और समय पर पहुंचे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सामने से कोई सवाल अगर किसी गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो नाम लेकर पूछ सकते हैं। पवन जी, थोड़ा माइक उन तक। हाँ सब। कुणाल भैया से मेरा सवाल है कि छोटा सवाल, छोटा और छोटा जवाब। छोटा ही। पूर्णिमा नीरज सिंह जी यही हैं, उनका एक नारा था बदला नहीं बदलाव। और अभी हम जब कुणाल भैया का ट्विटर चेक करते हैं तो वही नारा चल रहा है, बदला नहीं बदलाव। कॉपी पेस्ट हो गया सीजीएल की तरह, चोरी हो गया लग रहा नारा। तो क्या है आपका बदला नहीं बदलाव? ऐसा है तो पहले तो मैं कॉपीराइट के लिए पूर्णिमा जी को थैंक्स देना चाहूंगा कि मैंने शायद वायलेट नहीं किया उनका कॉपीराइट। देखिए, जो अभी अग्रेशन की बात हो रही थी, मैं उसी पे जा रहा हूं कि बदला, अगर हम राजनीति इस सोच के साथ करें कि हमें सामने वाले से बदला लेना है, ना कि जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव लाना है, तो वो नेगेटिव नैरेटिव होता है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें अपना काम करना है। जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो अपने साथ होता है, और वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है जिसे आप अपने मिरर में देखते हैं। तो इसलिए जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम जो परिस्थितियां हैं, शायद वो स्टेटस को हम मेंटेन नहीं करना चाहते, उसमें हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हम बदलाव की बात करें। जब बदला की बात आती है, इसका मतलब हम कोई स्कोर सेटल करना चाहते हैं या कोई अपना एजेंडा है उसे सेट करना चाहते हैं दूसरे के एजेंडे को हटाकर। तो दो लकीरें हैं, उसमें एक को बड़ा एक को छोटा साबित करने के दो तरीके होते हैं। एक आप उससे बड़ी लकीर खींचें, एक आप दूसरे को छोटा करने की कोशिश करें। मुझे लगता है बड़ी लकीर खींचने में ज्यादा भलाई है, समाज की भी अपनी भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। मैं पलामू से हूँ, सबको जोहार है। और यहाँ माननीय हमारे प्रवक्ता जेएमएम के बड़े भाई भी बैठे हुए हैं, विधायक हैं और सारे लोग हैं सरकार में बैठे हुए। पलामू में अभी मैया सम्मान योजना में आदरणीय कल्पना सोरेन जो गांडे के विधायक हैं, अभी एक घोषणा की थी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के गढ़वा विधानसभा में कि हम सरकार। मिथिलेश ठाकुर जी आ गए हैं, इनके बाद उन्हीं का सेशन। नहीं, विषय हम रख दे रहे हैं। विषय क्या था कि पलामू को उप राजधानी बनाने का जो वादा किया था आदरणीय वर्तमान के मुख्यमंत्री जी 19 के चुनावी सभा में पलामू में। सवाल आपका किससे है? नहीं, दोनों से है। किससे? हम सरकार में जो बैठे लोग हैं सामने जो बैठे हैं शिल्पी जी से है, विधायक है, सब लोग हैं, प्रवक्ता हैं आदरणीय। तो पलामू में आप मुख्यमंत्री जी सवाल दिए हम पलामू वासियों को, और आप बोलते हैं
कि भाई वादा किए कि हम अब सरकार झारखंड में बनेगी तो हम घोषणा पत्र में डाल करके और पहला कैबिनेट में इसको उप राजधानी का दर्जा देंगे। मुझे लगता है कि इसको रख लिया जाए। अभी नेक्स्ट सेशन में मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री जी ही आ रहे हैं, तो उनसे जवाब, यहाँ जवाब फिर वही नहीं, देंगे तो आग्रह बेहतर करेंगे होगा। कि क्या अब बेहतर सरकार- जवाब मिले तो और बेहतर होगा। और कोई सवाल है तो नहीं, ठीक है। उसे लिया जाए थोड़ा जल्दी। मेरा सवाल सरकार से है, शिल्पी मैम से है। आपने इंटरनेट बैन का समर्थन किया था कि इस तरह के एग्ज़ाम होते तो उसमें इंटरनेट को बंद किया जाए। क्या आप झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में आप इंटरनेट को बंद करेंगे क्या? आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इंटरनेट ही बैन नहीं, मगर और भी अगर कड़क कदम उठाने की ज़रूरत पड़े एक अनबायस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, तो ये राज्य सरकार उसको करने के लिए तैयार है। क्योंकि इंटरनेट बैन करने से बहुत सारी समस्या आ रही थी, पेमेंट से रिलेटेड, किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना हो, कोई हॉस्पिटल में है तो उसका डिस्चार्ज नहीं हो रहा, किसी को ट्रेन का टिकट बुक करना हो, तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी। जैसे मेरा एक फ्रेंड यूएस में काम करता है जो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इंटरनेट चलाने के लिए उसको बंगाल जाना पड़ा था। तो आप कहाँ तक देखते हैं कि इंटरनेट? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि सब चीज़ों सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ों करने के लिए हम लोगों को एक कदम पीछे लेना पड़ता है, एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, दाएं बढ़ना पड़ता है, बाएं बढ़ना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैंने कहा, व्यक्तिगत राय है ये मेरा, कि इंटरनेट बंदी के अलावे भी अगर सरकार को कई सारे कड़े कदम उठाने पड़े एक अनबायस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है सरकार में ये कॉन्फिडेंस और ये पावर होना चाहिए, और हम ये करने के लिए भी तैयार हैं आने वाले समय में। मेरा सवाल रहेगा सबसे पहले माननीय विधायक मांडर श्रीमती शिल्पी नेहातिर की और जयराम महतो जी से। पहला क्वेश्चन तो मेरा रहेगा विधायक जी से। सबसे पहले मैं एक कोटेशन के साथ कहना चाहूँगा कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने हमें सिखा गया कि अपने विचारों को व्यक्त करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए और अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। मैं उसी अधिकार का आज उपयोग कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं JSSC CGL का तैयारी 5 सालों से कर रहा हूँ, 2019 से स्टार्ट किया था। आज ये स्टूडेंट और ये विपक्ष और विपक्ष दोनों जो है, ये एक युद्ध का दो घोड़े बन गए और हम स्टूडेंट वो घास का मैदान बन गए। आप लोग बताइए, हम लोग उस घास का मैदान कब तक बने रहेंगे और आप लोग दोनों लड़ते रहेंगे? तो ये सारे सवाल शिल्पी जी से हो जा रहा है। इसके बाद मंत्रियों का एक पैनल बैठने वाला है, तो सरकार अच्छे से जवाब दें। ये सवाल किससे था? अच्छा, शिल्पी जी आप जवाब संक्षेप में दे दें। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अधिकार पूछने का भी अधिकार दिया गया है। और इसके अलावे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल एक बैलेट बॉक्स तक ही सीमित नहीं होता है, सहमति से भी ये सभी चीज़ें चलती हैं इस व्यवस्था में। और आज जो आपने ये पूछा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में जो हम लोग पिसे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आप गलत सोच रहे हैं इस तरीके को, क्योंकि इनका काम है, विपक्ष का काम है सरकार में हर एक चीज़ हम अच्छा करेंगे तो भी ये सवाल उठाएंगे, और हम गलत करेंगे तो भी ये सवाल उठाएंगे। ये नेचर होता है ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का। तो इस तरह से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसके बीच में आप पिसे जा रहे हैं। बात ये है कि कैसे आने वाले समय में पेपर लीकेज का जो सिचुएशन बनता है उसको सरकार काउंटर करे, सवाल इस पे होना चाहिए। और मैं वापस उनका जो मेरा सवाल था, उन्होंने मुझसे जो कहा था उसी में मैं वापस जा रही हूँ कि कभी भी जब भी सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो सरकार को अगर आने वाले समय में कोई भी कड़े कदम उठाना पड़े, नेट बंदी ही नहीं और भी इससे कड़े कदम उठाना पड़े, तो सरकार वो कड़े कदम उठाएंगी ताकि हम अनबायस्ड एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकें। और सवाल जल्दी जल्दी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुशील दुबे है। झारखंड बने 24 साल हो गए, तो निश्चित है युवा झारखंड है और हम सब युवा है, और हमारे मंच पर जो भी अतिथि है सब युवा हैं। तो जो वर्तमान की सरकार है, इस सरकार ने युवाओं से हमें जो वादे करके आई थी, हमें लगता है इस सरकार ने उस वादे को
पूरा नहीं किया है और हम युवा उनसे ठगे महसूस कर रहे हैं। जैसे 5 लाख सरकारी नौकरी और बेरोजगारी, स्नातक की बेरोजगारी भत्ता। मेरा सवाल जो राजमहल के विधायक और भाजपा के प्रतिनिधि उनसे है, क्या अगर भाजपा की सरकार सत्ता में आती है तो आप युवाओं के लिए क्या ऐसे अच्छे वादा कर रहे हैं कि आप जब सत्ता में आएंगे तो क्या अनुबंध कर्मियों का जो समस्या, जो काफी शोषण होता है अनुबंध कर्मियों का, जहाँ एक सरकारी सर्विस को 50,000 मिलता है, अनुबंध कर्मियों को 8,000 में नौकरी करना पड़ता है, तो क्या बड़ी विकट समस्या उनके लिए आपके पास क्या योजना है? जो युवा झारखंड है, युवा बेरोजगार है, उनके लिए आप क्या चूंकि हम वर्तमान सरकार से पूरी तरह निराश हो चुके हैं और आप भाजपा एक भविष्य के रूप में आपको जनता देख रही है, हम आपसे आपके पास, हम युवा के साथ आप क्या हमको संतुष्ट करना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम यह विश्वास के साथ, क्योंकि आज राज्य में युवाओं के लिए सबसे बड़ा विश्वास का संकट खड़ा है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, परीक्षा पद्धति का संचालन हो, जितने भी प्रकार के स्थानीय उनका नियोजन हो, आज आम युवा खुद को हताश निराश महसूस कर रहा है इन कारणों से। और जो दल सत्ता में है उस दल ने जो भरोसा दिलाया, उस भरोसा दिलाने के कारण भी युवाओं में हताशा है। यह आज आपके मंच के माध्यम से, द फॉलोअप के माध्यम से, यह पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा भी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में आएगा और मोदी जी की गारंटी जो शब्द है हमारे लिए, तो हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में निश्चित रूप से लाएगा। जो वादे जो संकल्प पत्र में हमारा समाहित रहेगा वो हर एक सपने को, और इससे भी आगे बढ़ करके मैंने पूर्व के सेशन में भी कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल जिस प्रकार से अभी पूरे प्रदेश के हमारा युवा आक्रोशित है, गुस्से में, परीक्षा पद्धति में धांधली को लेकर के हो, नियुक्ति प्रक्रिया का हो, नियुक्ति नहीं निकलने के कारण हो, कोई भी राजनीतिक दल आने वाला समय में यह हिम्मत नहीं करेगा कि हम युवाओं के जो सपने दिखा करके सत्ता में अपने घोषणा पत्र में लाएंगे, उस सपना को हम केवल और केवल झूठे वादे करके खड़ा करेंगे। वो घोषणा पत्र को सिद्धि की ओर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस सपना को पूरा करने का काम करेगी। ऑनलाइन कई सवाल जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ आ रहा है। जयराम जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस सपना को पूरा करने का काम करेगी। ऑनलाइन कई सवाल जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ आ रहा है। जयराम जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस सपना को पूरा करने का काम करेगी। ऑनलाइन कई सवाल जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस सपना को पूरा करने का काम करेगी। ऑनलाइन कई सवाल जयराम महतो जी से जुड़ा हुआ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और उस सपना को पूरा करने का काम करेगी। ऑनलाइन कई सवाल। तो आप 81 सीट पर लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद जो भी स्थिति हो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जी, हम लोग लगभग 70 सीटों से आवेदन मिला है, वहाँ तो लड़ना ही लड़ना है। बाकी सीटों पर अगर अच्छे प्रत्याशी दमगर मिले तो निसंदेह हम लोग 81 सीटों तक पहुँचेंगे और चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। अब नेक्स्ट सेशन जो है, हाँ जल्दी से पूछ लीजिए। मैं नेहा शिल्पी तिर्की जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। शिल्पी जी से बहुत सवाल हो गया, अभी सवाल बचा के रखिए, मंत्री जी लोग आए हुए हैं, उनसे भी पूछना है। बस मैम ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था कि रांची में या फिर हो गया जमशेदपुर में कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किनका बढ़ रहा है वो देखिए। उनका इशारा यूपी बिहार से था। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग शादी करते हैं तो अगर हम शादी करते हैं तो मेरे बच्चे का नाम मेरे ये से जाएगा, ठीक है? तो गोड्डा में लोकसभा की एक प्रत्याशी थी मरियम मरांडी, उनका हस्बैंड का पता कर लीजिए, वो दूसरे से बिलोंग करते हैं, उनका बच्चा का नाम माइनॉरिटी से है, जबकि उनकी पत्नी का नाम क्यों नहीं चेंज हुआ ये बताइए। और काफी हम लोग इसमें अपने आदिवासी दोस्त लोगों से के साथ डिस्कस किया कि ये कैसे हो रहा है, ये बताइए आप। वो राजमहल लोकसभा में हुआ। हाँ, गोड्डा लोकसभा, राजमहल। क्या जवाब देंगी शिल्पी जी इसका? नहीं, मैं समझ नहीं पाई। पहली बात तो मिसेस शिल्पी नेहा तिर्की, मिस मैंने मिस कहा, मिसेस शिल्पी नेहा तिर्की पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने कहा कि हाँ मेरा एक बयान आया था जिसके कारण मैं काफी चर्चित भी थी, मगर उसके अलावे आप जो सवाल कर रहे हैं मैं ठीक से उसको समझ नहीं पाई। अगर आप और एक बार बता देता हूँ, दोबारा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे मुझे, हाँ आप अगर रिफ्रेम कर सकते हैं। जो भावनाएं हमारे युवा साथी कर रहे हैं, मैं इन्हीं भावनाओं को लेकर के
हो सकता है मेरा बोलने का तरीका, मेरे दल का बैनर, उस बैनर के कारण लोगों को चिढ़ भी लगती होगी कि ये दल के नाते बोल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। जो साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला, संथाल परगना में विगत 20 वर्षों के अंदर, और अभी थोड़ी ज़्यादा हुई है इसलिए सबके सामने आ रहा है, जो बदलाव आए हैं, जो डेमोग्राफिक बदलाव आए हैं, जो जल जंगल जमीन का बदलाव आया है, जिसके बारे में हमारे युवा साथी कह रहे हैं कि आप उसको रिफ्रेम करिए ना, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दीजिए। मैं डायरेक्ट पूछ ले प्लीज, अगर आप ही पूछ सकते हैं। रिजर्व सीट पर उन्होंने चुनाव में दाखिल हुए, उनके पति का नाम कुछ और था, संतान का नाम मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। मेरा आप सिंपल कर दीजिए क्वेश्चन को। मतलब कि एक महिला है एसटी समुदाय की, वो मुस्लिम से शादी करती है, बच्चा का नाम मुस्लिम पे आता है, पर महिला का नाम क्यों नहीं, एसटी ही क्यों रखा जाता है, मरांडी आज तक क्यों चेंज नहीं हुआ, मेरा वो कहना है। आपको अगर अपना नाम चेंज कराना है तो वो तो कोर्ट में जाके आपको एफिडेविट करना होगा, और ऐसा तो कोई, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं, आप कह रहे हैं कि किसी, ठीक है, आपका सवाल आ गया। ये सवाल वही पूछ रहे थे जिस तरह जब डेमोग्राफी नहीं, मुझे लगता है मैं समझ रही हूँ ये जो बोल रहे हैं कि शायद किसी मुस्लिम से शादी कर लिया। हाँ। देखिए, अगर नहीं, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, मेरा भी ये चिंता रहता है। आज केवल कोई मुस्लिम नहीं, क्योंकि मैं भी आदिवासी उरांव समाज से आती हूँ, आज बहुत सारे, और मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ उसको, बहुत सारे साहू हैं जो शादी कर रहे हैं आदिवासी से, बहुत सिंह हैं जो शादी कर रहे हैं, जनरल ओबीसी जिसको भी आप कहें, अलग कास्ट के हैं जो आदिवासी से शादी कर रहे हैं। कभी कभी ये प्रेम है, कभी कभी ये फायदा के लिए है। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार किसी की भी रहे, इस बारे में निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए और कोई एक विकल्प निकल के आना चाहिए कि ऐसे महिलाओं से, आदिवासी, खास करके आदिवासी महिलाओं से अगर दूसरे जात के लोग या दूसरे कास्ट के लोग अगर शादी करते हैं तो किसी भी तरह का रिजर्वेशन का लाभ से उस महिला को, खास करके जनप्रतिनिधि के रिजर्वेशन के लाभ से, 3 टियर चाहे गवर्नमेंट हो या आपका MP MLA का चुनाव हो, उसका लाभ नहीं मिल पाए। इसके लिए निश्चित रूप से झारखंड में एक कानून हम बनाएंगे या बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, और इसी के साथ ये सेशन जो है ये खत्म होता है। एक सवाल है जयराम जी से, अगले सेशन के लोग आगे हैं, सवाल थोड़ा बचा के रखिए। आखिरी मेरा सवाल जयराम जी से है कि अक्सर वो अपनी जनसभा में मारने काटने की बात करते हैं, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र हैं और वर्तमान में PhD का स्कॉलर हैं। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से इंग्लिश लिटरेचर में PhD कर रहे हैं। और बिल्कुल आज से 2 साल पहले मेरा ना ये कैरेक्टर था, ना मेरा यह व्यवहार था, ना मेरा ये स्वरूप था। लेकिन यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर आक्रामकता आई है, यदि आप पा रहे हैं कि मेरे अंदर कुछ हिंसक विचारधारा आई है, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, खुले मंच पे स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जब मैंने, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बातों को कहा जिनमें हिंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन उस बात को समर्थन करने वाले 99% होते हैं। जैसे हाल ही फिलहाल आपको मेरा बागमारा का वो वीडियो क्लिप पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बोतल को टेबल में पटक रहा हूं। उस वीडियो को जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे मानते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि नहीं ये सही है, ये लड़का ठीक कर रहा है। अब सवाल ये है कि ठीक है, मेरी बातों में हिंसा है, लेकिन हिंसा की विचारधारा को 99% लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, ये इस राज्य का सबसे बड़ा कारण है। यानी इसका कारण ये है कि आज एक आम व्यक्ति लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बागमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस वीडियो की, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां BCCL की एक योजना है, BCCL खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर है 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है, 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है
कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताजुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताजुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताजुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था, मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है, मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर पे साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग? ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी, अब चूंकि टाइम का सबका स्लॉट बंधा हुआ है और सामने सब मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए भी जो हैं बैठे हुए हैं, सुखदेव भगत जी हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, दीपिका पांडे सिंह जी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, सेशन को समाप्त करते हैं। सवाल ही ऐसा था संजय भैया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो जवाब है उस पर भी मेरा एक रिएक्शन है कि आप नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, तो भीड़ को सही नहीं ठहराया देखिए, अगर आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में ये भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए। जयराम जी ठीक है, भीड़ को नियंत्रण करने आता है, चूंकि अग्रेशन, और ये शौक नहीं है। हाँ। किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, हर कोई, अरे हम तो देखिए क्या है, हम तो जयराम जी की पॉलिटिक्स में अग्रेशन, इमोशन यही बिकता है इस देश में। एग्रेशन, आपका एग्रेशन बिक रहा है, उसको अच्छा काम हो रहा है। अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। शब्द मैं बना ही क्यों है? मैं माफी मांगते हुए आप सबसे अब इजाजत लेता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं। नहीं, माफी की आवश्यकता नहीं है। आपने हमें मंच पे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। आप आए उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। आपसे जब हम मिलेंगे राजेश ठाकुर जी की उम्र में, जब आपसे हम मिलेंगे दीपिका दीदी की उम्र में, तो शायद एग्रेशन कम होगा। आप एक 29 साल के युवा से मिल रहे हैं और एग्रेशन ना हो ये उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो बिल्कुल आप लोग जो है, आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज अभी बैठे हैं, जयराम जी भी अभी रुकेंगे, अभी रुकिए आप। अभी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आप मंत्री से सीधा सवाल भी पूछने का मौका आपको मिलेगा ओपन सेशन।